आज का टॉपिक है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? रे ऑप्टिक्स, जो कि न्यूटन ने दिया था। अभी हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स, जिसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया था बच्चों? हाइगेंस। हाइगन नाम का वैज्ञानिक है, उसने वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट दिया था। आखिर वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट्स देने की क्या ज़रूरत पड़ी बच्चों? क्या रे ऑप्टिक्स यानी कि न्यूटन ने सही बात नहीं बताई लाइट के बारे में, कि हमने वेव ऑप्टिक्स को देखा? तो इसके लिए बच्चों न्यूटन का एक थ्योरी हम लोग रिवाइज करेंगे, कॉप्स-क्यूलर थ्योरी। न्यूटन बच्चों क्या बोला था कि रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश किरण बुलेट की तरह एक स्थान से कहाँ जाती है? दूसरे स्थान। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कॉप्स-क्यूलर थ्योरी। न्यूटन का कॉप्स-क्यूलर थ्योरी यानी कि अभी तक जो रे ऑप्टिक्स हमने पढ़ा उसमें न्यूटन ये बता रहा है कि जो लाइट होती है वो ठीक एक स्थान से दूसरे स्थान वैसे ही जाती है बच्चों, जैसे कि बंदूक से निकली हुई बुलेट। यानी कि रे ऑफ लाइट टेढ़ा बेढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे बंदूक का गोली हम छोड़ेंगे तो सीधे ना जाएगा बच्चों। ऐसा तो नहीं है कि बंदूक का गोली छोड़ेंगे तो ऐसे होके ऐसे ऐसे लग जाए। तो बंदूक की गोली की तरह लाइट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, ऐसा न्यूटन सर का कहना था। और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कॉप्स-क्यूलर थ्योरी। तो कॉप्स-क्यूलर थ्योरी के बारे में आप ज़रा नोट कर लें। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले का स्क्रीन पे आएगा, तो लिखिए बच्चों यहाँ पे। इन दिस थ्योरी न्यूटन proposed that ray of light is just like the bullet. Ray of light is just like the bullet fired from the gun. अब देखिए ये है बच्चों कॉप्स-क्यूलर थ्योरी। ये डायग्राम बना लीजिएगा रे का, बस हो गया। और इसी पे हमारा टोटल रे ऑप्टिक्स जो आप बच्चों देख रहे हैं ना, इसी पे आधारित था टोटल का टोटल रे ऑप्टिक्स। लेकिन कुछ समय बाद बच्चों हाइगन नाम का वैज्ञानिक आया, उसने इस थ्योरी को ही गलत बता दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये थ्योरी गलत हो जाए, यानी रे ऑफ लाइट, यानी रे अगर न हो, रे को ही गलत अगर बोल दिया जाए तो पूरा रे ऑप्टिक्स पे तलवार लटक गया, पूरा रे ऑप्टिक्स गलत हो जाएगा। यानी कि न्यूटन और हाइगन नाम के वैज्ञानिक के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। हाइगेंस बोल रहा था कि न्यूटन ने जो बातें बताई हैं वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, आधा सत्य है। और इसके पीछे हाइगन ने लॉजिक क्या दिया? इसके पीछे हाइगन ने एक प्रयोग दिखाया दुनिया को। तो देखिए ज़रा क्या है वो प्रयोग। जैसे मान लीजिए बच्चों ये रूम है, कोई घर है और ये रूम है, और ये दिशा बच्चों पूरब है यानी कि ईस्ट है। मान लीजिए ये दिशा क्या है? ईस्ट, जहाँ पे सूरज उगता है। ये अब ये जो मकान बच्चों हमने बनाया है उसमें 3 रूम हमने रखा है बच्चों। ये देखिए 3 रूम, और इसका स्ट्रक्चर ज़रा देखिए। एक रूम यहाँ भी हमने बना दिया है, और गेट बच्चों मात्र हमने यहाँ पे छोड़ा। मान लीजिए गेट यहाँ पे है। तो आप ज़रा बताइए बच्चों
कि और यहाँ पे एक गेट है। तो आप ज़रा बताइए कि इस रूम का नाम मान लीजिए 1 नंबर रूम है, 2 नंबर रूम है, 3 नंबर रूम है। 3 रूम्स हैं इसमें। या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गेट हमने यहाँ नहीं बनाया बच्चों, यहाँ पे बना दिया गेट। ये दरवाज़ा है बच्चों, डोर, और आसानी से समझ पाएंगे आप। तो अगर न्यूटन सर के बात को अगर हम माने बच्चों, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाता है? सीधा। तो ये देखिए सीधा, तो सीधा जो जाएगा बच्चों यहीं ना घुस पाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर न्यूटन की बात हम माने तो इस रूम में बच्चों कहाँ लाइट होनी चाहिए थी? सिर्फ इस जगह, ठीक है, सिर्फ इस जगह लाइट होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है बच्चों? अगर आपके घर में सिर्फ एक दरवाज़ा है, फिर भी दोपहर के टाइम इसमें भी लाइट होगी, इसमें भी लाइट होगी, और जो आप सबसे अंधेरा कमरा इसको समझ रहे हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत लाइट होगी। तो सवाल है कि अगर रे ऑफ लाइट सीधा गया तो फिर इसमें प्रकाश आया कहाँ से, लाइट आया कहाँ से? नो डाउट ये रूम है तो इसमें भी दरवाज़ा होगा ही। चलिए दरवाज़ा हम बना देते हैं बच्चों यहाँ। तो यहाँ पे न्यूटन फंस गया, यहाँ पे न्यूटन फंस गया इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भाई जब रे ऑफ लाइट नहीं मुड़ती है, कहीं एकदम सीधा जाती है बुलेट की तरह, तो फिर इस दीवार पे टकराई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टकरा के वापस उसी दिशा में चली होगी। जब नॉर्मली लाइट पड़ता है तो नॉर्मली रिटर्न हो जाता है बच्चों। तो सवाल है इतना ही दूर लाइट होना चाहिए ना। इस रूम में लाइट कहाँ से आ गया, इस रूम में लाइट कहाँ से आ गया? यहाँ से आएगा तो अंदर घुस नहीं सकता है बच्चों। रे ऑफ लाइट ऐसे जंप करके जा नहीं सकता है, न्यूटन का कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो इस प्रश्न का उत्तर न्यूटन ने नहीं दिया। इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया बच्चों? हाइगन नाम के वैज्ञानिक ने। हाइगन क्या कहता है जरा देखिए। हाइगन क्या कहता है कि मान लीजिए ये एक रिवर है बच्चों, तालाब है, और इस तालाब में मान लीजिए एक कंकड़ आपने फेंका यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कागज़ का टुकड़ा है बच्चों। तो इस तालाब में जल कैसा था बच्चों? वाटर कैसा था? एकदम शांत। लेकिन जैसे आप कंकड़ यहाँ फेंकते हैं बच्चों, आप देखिएगा हलचल यहाँ पे आने लगती है, जबकि हमने डिस्टरबेंस कहाँ फेंका था? बीच में। लेकिन डिस्टर्ब कौन होने लगता है? कागज़ का टुकड़ा जो एकदम किनारे पे। कभी आपने सोचा कैसे होता है ऐसे? तो आप तालाब को ज़रा गौर से देखिएगा बच्चों, ऊपर से देखिएगा तालाब को, है ना। जब कंकड़ आप फेंकते हैं तो इस तरह का चारों तरफ कुछ फैलता हुआ दिखाई देता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लहर बोलते हैं। फिजिक्स के भाषा में उसको क्या बोलते हैं? तरंग, यानी कि वेव। आप देखिएगा इस तरह का तरंग बच्चों उत्पन्न हो जाता है। तालाब को अभी कहाँ से दिख रहे हैं? ऊपर से। यानी तालाब का कौन सा व्यू है बच्चों? टॉप व्यू, यानी कि ऊपर से हम देखते हैं। तो ऐसे तरंग का निर्माण होता है बच्चों, और जैसे ये तरंग यहाँ पे आती है, कागज़ में भी हलचल होना शुरू हो जाती है। तो क्या यहाँ पे जो आपने पत्थर फेंका था, क्या वो पत्थर यहाँ पे चल के आ गया? नहीं, नहीं चल के आया। क्या यहाँ का पानी यहाँ पे चल के आ गया? नहीं, पानी जहाँ था वहीं रहा। तो यहाँ से चल कर यहाँ क्या आया? तरंग आया, वेव आया। वेव मतलब क्या है? वेव का अगर डेफिनेशन इस घटना को देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तरंग क्या है, वेव क्या है, तो क्या आप बताइएगा? यह एक प्रकार का क्या है? डिस्टरबेंस। यह एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो एक स्थान से कहाँ जा सकता है? दूसरे स्थान। वहाँ के माध्यमों को ले जाकर या बिना ले जाकर, वहाँ के माध्यम को बिना स्थानांतरित किए। यानी कि वेव का क्या डेफिनेशन हुआ बच्चों? वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस विच कैरी एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट
विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम। तो बच्चों एक चीज़ का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, वेव। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में बनाइएगा। तो वेव का ज़रा डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम one to other point without transporting the medium, तो यहाँ पे हाइजेन ने बच्चों वेव का इंट्रोडक्शन दे दिया कि वेव क्या है। अब वेव क्या है यह बताने के बाद हाइजेंस ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। किस प्रश्न का उत्तर? कि अगर लाइट रे के रूप में चलती है, न्यूटन की अगर बात माने लाइट रे के रूप में चलती है, तो सिर्फ यहाँ उजाला होना चाहिए था, जबकि तीनों रूम में लाइट रहता है, कम या ज़्यादा लेकिन लाइट रहता है। तो न्यूटन के पास इसका जवाब नहीं था। हाइजेन ने क्या जवाब दिया कि जो लाइट है बच्चों वो रे के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती है। हाइजेन ने बोला वो तरंग के रूप में एक स्थान से कहाँ जाती है? दूसरे स्थान। यानी कि लाइट जो है बच्चों वो वेव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, ना कि बुलेट जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। कैसे? तो हाइजेन ने बोला कि लाइट यहाँ से तरंग के रूप में आती है और यहाँ जो जगह मिला है ये तरंग ऐसे इस जगह से होते हुए चारों तरफ फैल जाती है। जैसे किसी फर्श पे अगर एक बाल्टी पानी बच्चों फेंक दें तो वो पानी चारों तरफ पसर जाता है, ठीक वैसे ही लाइट तरंग के रूप में जाती है और इस डोर से प्रवेश करने के बाद जैसे पानी फैल जाता है वैसे ही तरंग चारों तरफ फैल जाता है। इस बात से बहुत लोग संतुष्ट हो गए बच्चों, क्योंकि लाइट को अगर आप वेव मान लेते हैं तब इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है कि तीनों रूम में लाइट कैसे है। लेकिन अगर लाइट को आप रे के रूप में मानते हैं न्यूटन के अनुसार, तब इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि तीनों रूम में लाइट कैसे है। तो हाइजेंस के इस बात से बहुत लोग संतुष्ट हो गए बच्चों कि सही बात है, लाइट जो है रे के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती है, लाइट वेव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। तो बहुत लोग इस बात पे राजी हुए और हाइजेंस से कहें कि जब लाइट तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो जो न्यूटन साहब ने प्रयोग किए हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन का नियम दिए हैं, रिफ्रैक्शन का नियम दिए हैं, डिस्पर्शन का नियम दिए हैं, ये सब आप वेव की मदद से दुनिया को बताएं, तब हम लोग मानेंगे, तब लास्ट में हम लोग मानेंगे कि सही में लाइट वेव के रूप में जाती है। तो जो काम बच्चों रे ऑप्टिक्स में न्यूटन ने किया था वो सब काम हम लोग किसके नज़रिए से देखते हुए फिर से करेंगे? हाइजेंस के। आपको सलाह है हमारी कि एक बार रे ऑप्टिक्स ज़रूर रिवीजन कर लें ताकि बेहतर समझ हो वेव ऑप्टिक्स की। हालांकि अगर रे ऑप्टिक्स अगर आपका कंप्लीट भी नहीं है, जैसे कुछ बच्चों का न्यू एडमिशन हो, तो भी आप वेव ऑप्टिक्स समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बस वही 10th का छोटा मोटा चीज़ इस्तेमाल होगा। तो बच्चों यहाँ नॉलेज पॉइंट एक बार लिख लेंगे आप लोग, इंग्लिश वाले लिखेंगे और हिंदी वाले का स्क्रीन पे। नॉलेज पॉइंट लिखिए बच्चों, लाइट ट्रेवल्स in the form of wave. Light travels in the form of wave according to Huygens. According to
हाइजेन। देखिए इंग्लिश में बच्चों इसको हाइजेन बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हाइगेन। ठीक, अब ये डायग्राम बच्चों स्क्रीन पॉज करके ये डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे। ये डायग्राम क्या बता रहा है बच्चों कि वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये है आपका क्या था जी, इंट्रोडक्शन था वेव ऑप्टिक्स का। अब बच्चों इसमें अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट क्या है जरा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। तो बच्चों डायग्राम बनाने के बाद वेव फ्रंट शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जरा। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, हाउ द कंसेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, how the concept of wave optics is introduced, how the concept of wave optics is introduced। तो इसमें बच्चों कुछ लिख लीजिए आप, कुछ नोट्स। According to Newton, ray of light, according to Newton, ray of light always follow the straight path, always follow the straight path, just like the bullet, just like the bullet fired from gun, just like the bullet fired from gun। पैराग्राफ चेंज करेंगे बच्चों। हाइगेन the great scientist, Huygens the great scientist challenges this theory, Huygens the great scientist challenges this theory। He says that light behave like wave, light behave like wave, just like the wave in river, just like the wave in river after dropping a stone in it, after dropping a stone in it। पैराग्राफ बच्चों बदलेंगे। वेव इज डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। वेव इज डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी from one point to other point without transporting the medium, without transporting the medium in which it create, in which it create। हाँ जी, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया जरा। अभी तक कोई दिक्कत?
तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, तो अब बच्चों हम लोग क्या चर्चा करेंगे बच्चों, वेव फ्रंट क्या है। ठीक, तो वेव फ्रंट का भी बच्चों डेफिनेशंस आप लिख लेंगे। वेव फ्रंट WAVFRONT, वेव फ्रंट। फिर बच्चों इसको समझाएंगे क्या है ये। वेव फ्रंट इन ए वेव, वेव फ्रंट इन ए वेव इज सरफेस, वेव फ्रंट in a wave is surface made by all the particles having same phase, देखिए बच्चों इसको जरा हम समझते हैं। हिंदी वाले भी लिख लीजिए, स्क्रीन पे आ चुका है आपका। ठीक, ये वेव फ्रंट का कंसेप्ट जरा देखते हैं बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है बच्चों, पर डे का नोट्स जो है बच्चों आपको उसी सेम डे हमसे चेक करा लेना है व्हाट्सएप पे भेज के। ठीक है, शॉर्टकट में इसको WF लिखा है बच्चों हमने। अभी ना बताया था बच्चों, तालाब में अगर कोई पत्थर आप फेंकते हैं बच्चों तो इस तरह का लहर उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग, लहर, वेव। बच्चों अभी तालाब को आप कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से, यानी आपके नीचे मैंने हेलीकॉप्टर पे चढ़ के ऊपर चले जाइए और ऐसे पत्थर फेंक के तालाब देख लीजिए। प्रयोग तो बाल्टी में भी कर सकते हैं आप घर पे या टब में। तो ये कौन सा व्यू है जी, टॉप व्यू। अगर आप इसको साइड व्यू से देखिएगा बच्चों, साइड व्यू का क्या मतलब है कि ये तालाब है और वहाँ सुत कर देखना है, सुत कर, रोड पे सुत जाना है और ऐसे एकदम तिरछे तालाब को देखना है। ये तालाब है ना, तो यहाँ सो के देखना है। तो ये लहर बच्चों आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ध्यान में रखिए। तो बच्चों वेव का टॉप व्यू ये है और वेव का साइड व्यू ये है। आप कभी फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे, पानी के लहर ऐसे चलता है बच्चों, ऐसे पानी का लहर जो है ऐसे चलते रहता है, ऐसे। ठीक, ऐसे चलते रहता है। ठीक, तो ये साइड व्यू है बच्चों वेव का और ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो ऊपर से जब आप देखते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं दिखाई देता है, सो के देखते हैं तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा आपको। अब इसमें बच्चों 9th क्लास जरा याद कीजिए बच्चों, आपके टीचर इसको कितना डिग्री बताए थे, 0। इसको कितना डिग्री बताए थे, 90। इसको कितना डिग्री बताए थे जी टीचर, 180। इसको कितना बताए थे, 270। इसको कितना बताए थे, 360। अब फिर 360 में 90 जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसमें 90 90 जोड़ते जाइए आप। तो इस चीज़ को बच्चों क्या बताया था 9th क्लास में, याद कीजिए, फेज। इस चीज़ को क्या बताया था, वेव का फेज। तो बच्चों यहाँ पे वेव का 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री क्या है, फेज। अच्छा, 80 डिग्री वाला फेज कहाँ होगा, 90 से पीछे। ये जैसे 90 वाला फेज है ना, यहाँ पे जो वेव में पार्टिकल्स जो है उसका फेज कितना है बच्चों, 90। तो यहाँ जो कण होगा, पार्टिकल जो होगा उसका कितना होगा, 80। 10 डिग्री कहाँ होगा, 0 के बाद यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी बच्चों पार्टिकल्स हैं, जितने भी कणें हैं मौजूद, उन सब का फेज देखो तो बच्चों अलग अलग है ना। अब हाइजेंस क्या बोल रहा है, हाइजेंस बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझेंगे ये, इसमें इमेजिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कल्पना का।
तब आप आराम से समझ जाएंगे, है ना। हाइजेंस क्या बोल रहा है बच्चों कि वेव में बहुत सारे फेज हैं पार्टिकल्स के। आप क्या कीजिए, एक ऐसा पार्टिकल उठाइए, जैसे मान लीजिए हम 90 डिग्री वाला पार्टिकल को पकड़ लिए, तो चारों तरफ जो लहरें हैं, चारों तरफ के कौन से वाले पार्टिकल को देखना है हमको? 90 डिग्री वाले पार्टिकल को देखना है। मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ देखिए कि यहाँ जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है बच्चों? 90 वाले पे, यानी ये वाला पार्टिकल को हमको देखना है। तो मान लीजिए 90 वाला यहाँ मिला, ठीक, तो 90 के बाद 180, 270, 360 का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री। तो फिर ये 90 हो जाएगा बच्चों, फिर 180 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 270, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? ये 360, फिर ऐसे जाएगा वेव, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90। 360 का मतलब क्या है? 0 डिग्री। तो मान लीजिए बच्चों 90 यहाँ मिला, फिर 90 यहाँ मिला, तो कुछ देर बाद यहाँ 90 मिला कि नहीं? ध्यान से देखिए, पहले जब 90 यहाँ मिला तो फिर यहाँ 90 मिला कि नहीं? तो इसका मतलब है कि फिर कुछ देर बाद 90 मिलेगा, फिर उसके कुछ देर बाद 90 मिलेगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए बच्चों 90 यहाँ मिला, तो फिर कुछ देर बाद 90 मिलेगा, फिर कुछ देर बाद 90 मिलेगा, फिर कुछ देर बाद 90 मिलेगा। ध्यान से समझिए ना इसको, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये 0 है, ये 90 है, ये कितना था जी? 180, ये कितना था? 270, ये कितना था आपका? 360, 360 यानी 0, यानी फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, फिर 90, फिर 180, 270, फिर 360, फिर 90। तो ये देखिए, एक बार यहाँ 90 मिला, फिर एक बार यहाँ 90 मिला, फिर एक बार यहाँ 90 मिला, फिर एक बार यहाँ 90 मिला। ये साइड से ना देख रहे हैं आप, ऊपर से देखिए जरा। एक बार यहाँ 90 मिला, एक बार यहाँ 90 मिला, एक बार यहाँ 90 मिला, एक बार यहाँ 90 मिला। सभी 90 वाले को आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो किस तरह का आकृति बच्चों मिला? सर्कुलर। इसी को क्या कह रहा है हाइगेन? वेव फ्रंट। इसी को बच्चों हाइगेन क्या बोल रहा है? वेव फ्रंट। फिर से मैं समझाने का प्रयास बच्चों कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है। हमारे पे ध्यान दें आप। कंकड़ हमने डाला, इमेजिन कीजिए यहाँ तालाब है, हमने कंकड़ डाला, तरंग इधर गई, तरंग इधर गई, तरंग मेरे तरफ गई, तरंग बोर्ड के तरफ गई, तरंग इस कोने में गई। अब इधर जो तरंग गई थी बच्चों उसका 90 पकड़ लीजिए, इधर तरंग गई थी बच्चों उसका 90 पकड़ लीजिए, इधर तरंग गई बच्चों उसका 90 पकड़ लीजिए, मेरे तरफ जो तरंग गई बच्चों उसका 90 पकड़ लीजिए, बोर्ड के तरफ गई उसका 90 पकड़ लीजिए, उस कोना में गई उसका 90 पकड़ लीजिए। सारे 90 वाले को आप मिलाइएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? एक सर्कल का आकृति। इसी को बच्चों क्या बोला हाइगेन? वेव फ्रंट। बच्चों यानी अब आपको आ गया होगा बच्चों वेव फ्रंट का डेफिनेशन, याद करने की भी जरूरत नहीं है। वेव फ्रंट क्या है बच्चों? वह सतह है, वह सरफेस है। और इस सरफेस का निर्माण कैसे होता है बच्चों? उन कणों को मिलाने से, उन पार्टिकल्स को मिलाने से बच्चों, जिसका फेज कैसा हो? एक समान। ठीक,
जिसका फेज कैसा है बच्चों, एक समान। जैसे मान लीजिए आपके तरफ एक लहर गई, कंकड़ हमने बीच में मारा, आपके तरफ एक लहर गई, 180 वाला पकड़ लिया, इधर जो लहर गई 180 वाला पकड़ लिया, मेरे तरफ लहर गई वहाँ भी 180 पकड़ लिया, इधर गई लहर वहाँ भी 180 पकड़ लिया, इधर लहर गई वहाँ 180 पकड़ लिया, सब 180 वाले को मिलाएंगे, सर्कल मिल जाएगा। इसी को बच्चों क्या बोल देंगे, वेव फ्रंट। तो बच्चों अब आशा हम कर सकते हैं कि आपको वेव फ्रंट आ गया होगा समझ में। बताइए तो ज़रा कमेंट करके, बताइए ज़रा आया कि नहीं समझ में। ठीक, तब तक डायग्राम भी बना लीजिए, कुछ लोग कमेंट भी कीजिए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कल के टेस्ट में तब तक आप अपना काम करते रहिए, तब तक हमारा बकने का काम है, हम बकते रहते हैं। कमेंट भी कीजिए तब तक। तो कहने का मतलब है बच्चों, टेस्ट में जिसका 20 से लेकर 25 के अंदर है नंबर, अगर अपने मेहनत से आप लाए हैं तो आप अभी तक सही दिशा में आपका मेहनत है, ठीक है। और यदि बच्चों उस टेस्ट में आप 10 नंबर से कम लाते हैं तो फिर ये खतरा है। इसका मतलब आप थ्योरी को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लेक्चर्स को सेम डे में नहीं देख रहे हैं, बासी करके देख रहे हैं बच्चों। आज का परसों, परसों का 2 दिन बाद। शादी विवाह इस सब में जाने के लिए तो पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है आपका। याद रखिए बच्चों, ये जो समय है ये आपके जीवन का सबसे अनमोल पल है बच्चों, जिसको आप अरबों रुपए में भी आप सही नहीं कर पाइएगा, खरीद नहीं पाइएगा। लाख करोड़ रुपया भी लगा दीजिएगा तो ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। ये समय बच्चों गड़बड़ हो गया, आपका पूरा करियर बच्चों गड़बड़ हो जाएगा। परीक्षा में पास करने और 70-80% या 90% ला के भी आप देखते हैं कुछ लोग ज़िंदगी भर वैसे ही रह जाता है। क्योंकि बच्चों समाज में अंतिम रूप से किसकी पूजा होती है बच्चों, नॉलेज की। आपने कई जगह स्टोरी भी देखा होगा बच्चों कि व्यक्ति जो है कोई पढ़ाई नहीं किया था, मैट्रिक भी पास नहीं किया, लेकिन उसका आविष्कार ऐसा कर दिया बच्चों कि आज उस आविष्कार की कीमत अरबों खरबों डॉलर्स में है बच्चों, है ना। तो हमेशा बच्चों आपके ज्ञान की पूजा होती है, ना कि मार्कशीट। मार्कशीट का बस बच्चों यही योगदान है कि वहाँ तक पहुँचा देना, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपका भविष्य क्या हो गया, यह पूर्ण रूप से आपके नॉलेज पे आधारित होता है। जैसे सुंदर पिचाई का नाम आपने सुना होगा बच्चों, ये शायद सेकेंड इंडियन है। दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो कि विदेशी कंपनी के CEO हैं। CEO का मतलब होता है बच्चों मालिक। आज बच्चों 10 में से 9 फ़ोन जो है वो कौन कंट्रोल करता है बच्चों, गूगल। एप्पल को छोड़ दीजिए तो जितने स्मार्टफोन्स आप यूज करते हैं सब पे किसका अधिकार होता है बच्चों, गूगल्स के पास हर जानकारी होती है आपकी, जिसको वो पर्सनल रखता है। उसका CEO यानी कि मालिक कौन है बच्चों, सुंदर पिचाई। वो आप ही की तरह आम पढ़ाई किया था, डिग्री था, सामान्य विद्यार्थी, और उसमें क्या अंतर था। आज आप गूगल क्रोम यूज करते थे बच्चों। गूगल क्रोम देखे होंगे आप, ब्राउज़र है, उसमें टाइप करके आप चीटिंग वगैरह भी किए होंगे आप टेस्ट का, तो उसी में टाइप करके डाले होंगे, आंसर्स वगैरह आया होगा। या हर चीज़ गूगल बता देता है, उसमें आप सर्च कर देते हैं गूगल क्रोम नाम के ऐप में। तो गूगल क्रोम बच्चों किसने लाया, सुंदर पिचाई का आविष्कार है वो। सुंदर पिचाई को सुंदर पिचाई आज हर लोग क्यों जानते हैं गूगल का CEO, क्योंकि वो गूगल क्रोम का आविष्कार किया था बच्चों, गूगल क्रोम को लाया था। जबकि जब वो इस कंसेप्ट को दिया था कंपनी को, तो कंपनी वाले ने नकार दिया कि जब गूगल सर्च इंजन है ही तो आपको वेब ब्राउज़र बनाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन कंपनी का जो मुख्य आदमी था उसको ये आइडिया पसंद आया,
और उसी समय बच्चों ये हाईलाइट हो गया, तो कंपनी सोचा कि इतने लोअर पोस्ट पे ये आदमी है तो अब इतना दिमाग लगा रहा है, इसको हायर पोस्ट पे रख देंगे तो कितना दिमाग लगाएगा। और अब ज़रा बताइए कि सुंदर पिचाई अगर रट के इंटर पढ़ा होता, रट के अगर 10वां पास किया होता, या पिचाई के मन में रहता कि किसी तरह परीक्षा पास कर जाए, तो उतना उसको जब बचपने से उसका अपना ऐसा मन बना लेता कि रटना है एग्ज़ाम पास करने के लिए, रटना है एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो अभी भी उका रहता, रट्टू मल रहता, कहीं पड़ा रहता कोना में, है ना। तो जीवन में आप तरक्की बच्चों तभी करेंगे जब आपके पास गुण होगा। रटतम ज्ञान का बच्चों कहीं भी वैल्यू नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम पास भी कर जाएंगे तो फिर आगे जाके आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पास करने के साथ साथ बच्चों ज्ञान और सब्जेक्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक और बीमारी चला है बच्चों आप लोगों में, न्यूमेरिकल्स फट बनना चाहिए, रेडीमेड फार्मूला दे दीजिए सर। ये बार बार हम अपने कक्षा में बोलते हैं बच्चों। कंसेप्ट्स अगर आपका क्लियर है, थ्योरी की पकड़ है, समझ है अगर फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल आपको किसी भी प्रकार का दे दिया जाएगा बच्चों, आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर 50,000 फार्मूला आप रट लेंगे बच्चों तो रट्टू तोता बन जाएंगे। आपसे न्यूमेरिकल तो बन जाएगा, आप IIT भी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेडिकल भी निकाल लेंगे, लेकिन एक बेहतर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, एक बेहतर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। भीड़ में कहीं खो जाइएगा, जीने खाने के लिए काम चल जाएगा। तो जीने खाने के लिए तो सब्जी वाला भी जी जा रहा है जी, है ना। माछी मारने वाला डॉक्टर बनोगे, कभी इधर लात खाओगे कभी उधर लात खाओगे, किसी का ऑपरेशन बिगाड़ दोगे, किसी को दवाई रिएक्शन करवा दोगे। इंजीनियर घटिया बनोगे, पुल गिरवा दोगे, यही सब है। तो लाइफ में पढ़ने का मन किसको करता है भैया? पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है, ये कर्तव्य है। खाना बनाने का मन कहाँ करता है मम्मी लोग को? इतना गर्मी है तो किसको नहीं मन करता है कि एसी रूम में आराम से दिन भर पड़े रहते हैं। फिर भी माँ लोग खाना बनाता है क्योंकि वो लोग का ड्यूटी है बेचारा। वो लोग समझता है कि नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आज आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप का क्या होगा। माँ बाप तो इस आशा में है ना कि बुढ़ापा का सहारा बनेगा बेटा, बड़ा होगा तो ये जिम्मेदारी को लेगा। इसलिए तो माँ बाप पैसा की बचत करके, अपना पॉकेट मनी, अपना सुख सुविधा त्याग करके आपको इतना महंगा आज के डेट में पढ़ाई है वो करवा रहा है, हैं? बच्चों इसको आपको समझना चाहिए। तो आते हैं फिर अपने सब्जेक्ट्स पे बच्चों। तो वेव फ्रंट बच्चों हम समझ गए, हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब बच्चों आप अभी तक जान गए वेव ऑप्टिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, रे ऑप्टिक्स में क्या खराबियां आ गई बच्चों। न्यूटन तो बेचारा एकदम सैड हो गया होगा, हाइजेंस ने पूरा उसका इज्जत का कबाड़ा निकाल दिया, हाइगन नाम के आदमी ने। अब जो है बच्चों हाइगन ने अभी तक क्या बताया कि रे ऑप्टिक्स क्यों इनवैलिड है। हाइगन ने बच्चों क्या बताया कि वेव क्या है। हाइजेन ने आपको क्या बताया बच्चों, वेव फ्रंट क्या है। अब ये सब हाइजेन का जो बेसिक चीज़ है जानने के बाद, अब हाइजेन ने दुनिया को बच्चों अपना नियम दे दिया बच्चों, और इस नियम को लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइगन का नियम, हाइजेन का प्रिंसिपल। तो बच्चों आज जो है हम सिर्फ लिख लेंगे हाइगन्स के प्रिंसिपल को, और कल के लेक्चर में बच्चों हम इनके दिए गए प्रिंसिपल को समझने का बच्चों प्रयास करेंगे। आज सिर्फ लिख लेंगे आप लोग। तो हाइगन का प्रिंसिपल इंग्लिश वाले लिखिए ज़रा पहला नंबर, और हिंदी वालों का स्क्रीन पे है, लिखिए बच्चों। पहला नंबर नियम क्या दिया हाइगन्स, इसको लिखिए ज़रा। According to Huygens principle, according to Huygens principle,
all the particles present in wave, all the particles present in wave create its own small wave, create its own small waves, also known as wavelets, also known as wavelets. And such wavelets has same frequency, comma, wavelength, comma, speed as primary wave, from which it create. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. According to Huygens principle, all the particles present in wave create its own small wave, also known as wavelets, and such wavelets has same frequency, wavelength, speed as primary wave from which it create. दूसरा नंबर लिखिए बच्चों. The common tangent drawn on the all wavelets, the common tangent drawn on the all wavelets gives the new wave front, gives the new wave front, full stop. Direction of wave front, direction of wave front is in direction, direction of wave front is in direction of line drawn perpendicular to propagation of wave front, which is also known as ray of light, which is also known as ray of light. फिर से रिपीट करते हैं बच्चों. The common tangent drawn on the all wavelets gives the new wave front. Direction of wave front is in direction of line drawn perpendicular to propagation of wave front, which is also known as ray of light. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल के क्लास में बच्चों. आज के लिए इतना ही. ठीक है, चलिए.